हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब पहले से जानते हो कि हम एसएससी फेज 9 के एग्जामिनेशन के लिए जो कि फरवरी 2022 में कंडक्ट होने जा रहा है, वोकैबुलरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में जो भी वोकैब का पार्ट आता है उसको। तो एक पैसेज दिया होता है और उसमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड। उन वर्ड्स की मीनिंग पूछ लिया जाता है या उसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है या एंटोनिम पूछ लिया जाता है, या उसमें फ्रेजेस दिए होते हैं, एडियम्स दिए होते हैं और उनकी मीनिंग पूछ ली जाती है उस पैसेज से। ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किसी भी एग्जामिनेशन में, स्पेसिफिकली एसएससी के एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है आप सबको पहले से ही पता है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो जो हमारा पहला, यहाँ पे हम पूरा पैसेज नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो काफी बड़ा पैसेज होता है, तो हम यहाँ पर सेंटेंसेस ले रहे हैं, दो सेंटेंसेस, और वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको ले रहे हैं और उनको देख रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे सेंटेंसेस हैं, ह्यूमंस एक्सप्लॉइटेड नेचर फॉर हिज बेनिफिट्स विदाउट एनी फोरसाइट एज टू व्हाट इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस वुड बी। इसका मतलब कि ह्यूमंस ने नेचर को एक्सप्लॉइट किया और किसके लिए? फॉर हिज बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के लिए, विदाउट एनी फोरसाइट यानी बिना सोचे समझे, कि एज टू व्हाट इम्प्लीकेशंस ऑफ देयर एक्शंस वुड बी, यानी उनका जो एक्शन होगा उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। उन्होंने बिना उसको सोचे समझे अपनी बेनिफिट के लिए, खुद की बेनिफिट के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट किया ह्यूमंस ने। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बना? इम्प्लीकेशन मीन्स। जो पैसेज में हमारा दिया है गया है इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है? इम्प्लीकेशन का मतलब अगर हम देखें तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि प्रभाव। ठीक है, प्रभाव हिंदी में। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रभाव के बाद। कंसिक्वेंसेस, यानी उसके क्या प्रभाव होंगे, यानी कंसिक्वेंसेस का मतलब कि किसी एक्शन के बाद उसका जो रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है, वो क्या होगा, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है। हमारा थर्ड ऑप्शन है रॉन्ग डूइंग, यानी गलत कार्य। ऑप्शन 4 हमारा है कॉजेस। कॉजेस का मतलब होता है कारण। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ह्यूमंस एक्सप्लॉइटेड नेचर फॉर हिज बेनिफिट्स without any foresight as to what implications of their actions would be, तो implication का मतलब होता है प्रभाव। तो उनका प्रभाव क्या होगा उनके एक्शंस का, उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बेनिफिट के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट किया। तो implication का मतलब होता है प्रभाव। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन 2 which is consequences। कंसिक्वेंसेस का मतलब भी होता है कि प्रभाव, एक एक्शन के बाद उसका जो रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसको हम कहते हैं कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 2 को करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज इट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन टर्म इम्प्लीकेशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, वो है इनकन्वेंशनल व्हीकल्स, the gasoline engine powers the brakes and the energy used in braking is lost, but in regenerative braking systems the energy lost in braking is sent back into electric battery for use in powering the vehicle। फिर से मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ये छोटा सा पैसेज है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है। इन कन्वेंशनल व्हीकल्स, जो परंपरागत गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, the gasoline engine powers the brakes and the energy used in braking is lost, but, तो यहाँ पे जो हमारा कन्वेंशनल व्हीकल है उसमें गैसोलीन इंजन क्या करता है? पावर करता है किसको? ब्रेक्स को। ठीक है। और जो एनर्जी यूज होती है ब्रेकिंग में वो क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट, लेकिन इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स में क्या होता है? द एनर्जी लॉस्ट इन ब्रेकिंग, ब्रेक लगाते समय जो एनर्जी लॉस्ट होती है, इज सेंट बैक इनटू इलेक्ट्रिक बैटरी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बैटरी है, यानी जो विद्युत हमारा बैटरी है, सेल है, उसमें क्या होता है? उसमें वापस भेज दी जाती है। क्यों? फॉर यूज इन पावरिंग द व्हीकल, व्हीकल को पावर करने के लिए, पावर देने के लिए। ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा क्या गया, हमारा क्वेश्चन क्या है, रीजनरेटिव मोस्ट क्लोजली मीन्स। तो यहाँ पे रीजनरेटिव का सिनोनिम पूछा गया है, उसका सिनोनिम पूछा गया है कि कौन सा क्लोजली एसोसिएटेड टर्म है रीजनरेटिव का आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस हियर। ऑप्शन 1 हमारा है रिस्टोरेटिव, ठीक है, रिस्टोरेटिव का मतलब जो रिस्टोर करे, ठीक है, जो पुनर्भरण करे। ऑप्शन 2 हमारा है इलेक्ट्रिक, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा है गैसोलीन। ऑप्शन 4 हमारा है पावरफुल यानी शक्तिशाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रीजनरेटिव का मतलब क्या, जनरेट करने का मतलब क्या होता है, फिर से उत्पादित, रीजनरेट करने का मतलब होता है फिर से उत्पादित करना, ठीक है। जनरेट करने का मतलब होता है उत्पादन करना, और रीजनरेट करने का मतलब होता है पुनरुत्पादन करना, फिर से उत्पादन करना। तो यहाँ पे रीजनरेटिव का मतलब क्या होता है कि जो पुनः उत्पादित कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 1 विच इज रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव का मतलब होता है कि पुनर्भरण करना, ठीक है। इफ समथिंग इज डिस्चार्ज्ड, तो वहां पे फिर से अगर उसको आप चार्ज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को फिर से रिस्टोर कर रहे हो, गिविंग बैक टू इट, ठीक है। तो इट जो हमारा ऑप्शन 1 है रिस्टोरेटिव, इट इज समहाउ सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन टर्म रीजनरेटिव, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 रेस्टोरेटिव एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, डेरियस किंग ऑफ द पर्शियन एम्पायर was furious because Athens had interceded for the other Greek city-states in revolt against Persian domination। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या है, डेरियस जो किंग था, किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर, was furious, क्रोधित था, फ्यूरियस था बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड, एथेंस जो था उसने क्या कर दिया था, इंटरसीडेड, इंटरवीन कर दिया था ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स इन रिवोल्ट अगेंस्ट पर्शियन डोमिनेशन। जो पर्शियन डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट में जो ग्रीक के और भी सिटी स्टेट्स थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, क्रांति कर दी थी, उस मामले में एथेंस ने क्या किया था, इंटरवीन किया था, ठीक है। तो उसी से क्या था, जो डेरियस था, जो किंग ऑफ पर्शियन एम्पायर था डेरियस, वो क्या था, फ्यूरियस था, क्रोधित हो गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, इन द पैसेज इंटरसीड मीन्स टू। तो इंटरसीड एक यहाँ पे वर्ब है, और इंटरसीड करने का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम अपना करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस हमारा है, ऑप्शन 1 आर्ग्यू इन फेवर ऑफ, ठीक है, किसी के फेवर में तर्क देना, आर्ग्यू में किसी के पक्ष में बोलना, आर्ग्यू करना। ऑप्शन 2 सपोर्ट विदाउट एनी कंडीशंस, बिना किसी कंडीशन के क्या करना, बिना किसी शर्त के सपोर्ट देना, ठीक है, सहायता देना। ऑप्शन 3 हमारा है जस्टिफाई विद एग्जांपल्स, किसी चीज को जस्टिफाई करना, सही ठहराना, उदाहरण के साथ, एग्जांपल्स के साथ। ऑप्शन 4 हमारा है इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है। तो इंटरवीन करने का मतलब क्या होता है, दखल देना, ठीक है, मध्यस्थता करना, दखल देना दूसरे के लिए, दूसरे के मैटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब है इंटरसीड का मतलब भी होता है टू इंटरवीन, टू मीडिएट, टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे डेरियस क्यों फ्यूरियस हो गया था, बिकॉज एथेंस हैड इंटरसीडेड, एथेंस हैड इंटरवीन्ड फॉर द अदर ग्रीक सिटी स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 देखो, इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अदर सिटी स्टेट्स और द अदर्स। तो यहाँ पे इंटरसीड का जो हमारा मतलब होगा, जो इस टर्म का मतलब होगा, इस जो हमारा वर्ड है इंटरसीड, उसका मतलब होगा, वो होगा टू इंटरवीन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट वन। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट, जो हमारा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है उसको देख लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस क्या है, मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइफ टू अ हेक्टिक मोनोटोनस शेड्यूल दैट वी हैव फॉरगॉटन दैट जेंटल स्माइल। तो जो मॉडर्न लिविंग है, आधुनिकता जो है, आधुनिक जो जीवन पद्धति है, उसने क्या कर दिया, हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइफ टू अ हेक्टिक, भारी भरकम, मोनोटोनस, बिल्कुल एक समान, एक ही स्वर में, मोनोटोनस, शेड्यूल
दैट वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल, हमने मुस्कुराना ही खो दिया है, मुस्कुराना ही भूल गए हैं हम, ठीक है। वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल, मुस्कुराहट हम भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? क्योंकि मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स टू अ हेक्टिक एंड मोनोटोनस शेड्यूल। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है अब? व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स का मतलब क्या होगा? आपका ये पैसेज में ही दिया गया रहता है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन, हमने एक मैकेनिकल जैसे मशीन काम करते हैं उससे वैसा एक रूटीन सेट कर लिया है अपने लिए। ऑप्शन 2 हमारा है वी लाइक टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना पसंद है, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं हम सब। ऑप्शन 3 हमारा है वी गिव वेरियस प्रोग्राम्स, हम वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, विभिन्न विभिन्न जो बहुत सारे कार्यक्रम है उसको देते हैं हम, वी प्रोवाइड अदर्स विद द वेरियस प्रोग्राम्स। ऑप्शन 4 हमारा है वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हम इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है? अनुदेश देना, ठीक है, किसी को निर्देश देना। तो हम क्या करते हैं? वी गिव अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स का मतलब क्या होगा? अगर आप इसको यहाँ पे रीड भी करो, मॉडर्न लिविंग हैज प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स टू अ हेक्टिक मोनोटोनस शेड्यूल दैट वी हैव फॉरगॉटन द जेंटल स्माइल। तो प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल मोनोटोनस हो गया, जैसे मशीन काम करती है एक ही गति से एक ही स्वर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लाइफ है वो कैसी हो गई है? हेक्टिक हो गई है, मोनोटोनस हो गई है, प्रोग्राम्ड हो गई है। तो यहाँ पे इसका जो सेंस निकल करके आ रहा है, ऑप्शन 1 आप देखो, वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन फॉर आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्ड आवर लाइव्स का यही मतलब सेंस निकल करके आ रहा है कि वी हैव सेट अ मैकेनिकल रूटीन फॉर आवरसेल्व्स, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 1 एज द correct option. Let's look at the next set of sentences. Two bike-born youths snatched a gold chain worth 60,000 rupees from a 35-year-old homemaker in Salt Lake on Thursday morning. तो यहाँ पे क्या हुआ? टू बाइक बॉर्न यूथ्स, दो जो युवक थे, बाइक सवार युवक, उन्होंने क्या किया? दे स्नैच्ड, उन्होंने छीन ली, अ गोल्ड चेन, एक सोने की चेन जिसकी कीमत थी 60,000। किससे छीनी उन्होंने? फ्रॉम अ 35-year-old होम मेकर, और वो कहां पे? इन सॉल्ट लेक ऑन थर्सडे मॉर्निंग, गुरुवार की सुबह में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा बना यहाँ पे? होम मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ, यहाँ पे इन्होंने होम मेकर की सिनोनिम पूछ ली है। तो होम मेकर का सिनोनिम क्या होता है ये हमें बताना है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं। निर्माण जो कार्यों में लगे होते हैं वर्कर्स, उनको कंस्ट्रक्शन वर्कर कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा है सर्वेंट, यानी नौकर, अनुचर। ऑप्शन 3 हमारा है हाउस कीपर, ठीक है, जो हाउस की देखभाल करे, घर की रखवाली करे, देखभाल करे। ऑप्शन 4 हमारा है हाउस वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे होम मेकर जो हमारा वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा गया है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम हमारा हाउस वाइफ होगा, ऑप्शन 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। दो puppies can make good pets, but there are good reasons why you should consider getting an adult dog instead, ठीक है। जो पपीज हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, वो एक अच्छे पेट हो सकते हैं, बट आपको जो ढेर सारे रीजन है, अच्छे रीजन है कि आपको कंसीडर करना चाहिए एक एडल्ट डॉग को भी खरीदने को, है ना। व्हेन वी जनरली गो टू मार्केट, व्हेन वी वांट टू हैव अ पपी और अ डॉग, तो वहां पे हम क्या कहते हैं? हम जाते हैं छोटे छोटे पपीज को खरीदते हैं अगर हमें चाहिए तो। बट यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है वो भी अच्छे पेट्स हो सकते हैं, बट देयर आर ऑल्सो गुड रीजंस क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए एक एडल्ट डॉग को। क्या रीजंस है यहाँ पे? व्हेन यू गेट अ पपी, ठीक है, यू हैव टू टीच इट हाउ टू बिहेव, है ना। बट इन केस व्हेन यू गेट एन एडल्ट डॉग, तो वहां पे आपको वो सिखाना उसको नहीं पड़ता है। डॉग हैज ऑलरेडी लर्नड एवरीथिंग, ठीक है, तो वहां पे आपको सिखाना नहीं पड़ता हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है क्वेश्चन?
which is the best synonym for behave in the passage। तो यहाँ पे जो behave आप देख रहे हो यहाँ पे पैसेज में, इसका बेस्ट सिनोनिम क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्ट हमारा पहला ऑप्शन है। ऑप्शन 2 हमारा है लिसन, सुनना। ऑप्शन 3 हमारा है अंडरस्टैंड, समझना। ऑप्शन 4 हमारा है ट्रेन, यानी ट्रेनिंग देना, ठीक है, ट्रेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 1 देखो, एक्ट का मतलब क्या होता है, कैसे काम करना है, कैसे कार्य करना है। एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है क्रियाशील रहना, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काम करना है, हाउ टू बिहेव इज समहाउ रिलेटेड टू हाउ टू एक्ट, ठीक है, कैसे एक्शन करने होते हैं, ठीक है। तो कैसे एक्शन करने होते हैं, तो एक्ट का मतलब होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो सिनोनिम बिहेव का इन चारों ऑप्शंस को देखने के बाद अगर आप इनको कंसीडर करो, उसके बाद आप ऑप्शन इनमें से 1 देखो, एक्ट, तो एक्ट seems to be the most appropriate synonym of the behave out of all these the options available to us, all these 4 options। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। इसलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है वो क्या है, आवर पोस्टमास्टर बिलोंग्ड टू कैलकाटा, he felt like a fish out of water in this remote village, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पोस्ट मास्टर है वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता था कैलकाटा से। he belonged to कैलकाटा, तो वो इस रिमोट विलेज यानी जो दूरस्थ गांव है, काफी दूर है, कटा गांव है, ठीक है। कटा गांव का मतलब कि बिल्कुल काफी दूर दराज इलाके में जो ये बसा हुआ गांव है, वहां पे वो कैसा फील कर रहा था, he felt like a fish out of water, ठीक है। तो वो वैसा फील कर रहा था उस दूरस्थ दूर दराज के गांव में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, what does idiom fish out of water suggest। तो हमारा यहाँ पे idiom दिया हुआ था पैसेज में fish out of water, तो ये पूछ रहे हैं कि what does idiom fish out of water suggest, मतलब इसका क्या मतलब होगा, ठीक है, क्या मीनिंग होगा इस idiom का fish out of water, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कैन डाई एनी मोमेंट, किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है, मर सकता है। ऑप्शन 2 ग्रास्पिंग फॉर ब्रीथ। ऑप्शन 3 एम्फीबियस क्रिएचर। एम्फीबियंस कौन से क्रिएचर्स होते हैं, ऐसे क्रिएचर्स जो कि जल में और थल में, है ना, दोनों जगह पे रह सकते हैं, तो उनको बोला जाता है एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे फ्रॉग है हमारा, वो क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4th ऑप्शन क्या है, अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा होगा इन सेंटेंसेस को, आवर पोस्टमास्टर बिलोंग्ड टू कैलकाटा, कैलकाटा एक सिटी है, बट यहाँ पे व्हेन ही वाज पोस्टेड इन द रिमोट विलेज, इन दिस रिमोट विलेज, जो दूर दराज का गांव है, इसमें जब उसकी पोस्टिंग हुई तो वहां पे इंटायरली जो डिफरेंट एनवायरनमेंट उसको देखने को मिला, जो उसकी सराउंडिंग्स थी पूरी एक सिटी से, जो सिटी से बिलोंग करता था और सीधा सीधा एक दूर दराज के गांव में आ गया, तो जो सराउंडिंग्स थी वो चेंज हो गई, है ना, अचानक से। तो वो कैसा फील कर रहा था, ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो यहाँ से भी हम सेंस निकाल सकते हैं कि इस इडियम का क्या मतलब होगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 4 देखो, अनकंफर्टेबल, असहज होना, इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, जो जिस सराउंडिंग्स आप अनफेमिलियर हो, जिस सराउंडिंग के बारे में आप फेमिलियर नहीं हो, ठीक है, उसमें क्या होना, अनकंफर्टेबल होना, असहज होना। तो यहाँ पे फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब यही होगा ऑप्शन 4 जो हमारा है, अनकंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। सो वी वुड मार्क ऑप्शन 4 एज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ sentences. Nectar is an ideal food source for hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism। तो यहाँ पे क्या दिया है, नेक्टर, जिसको हम कहते हैं मकरंद, जो कि फूलों में होता है, ठीक है, फ्लावर्स में पाया जाता है। नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स, तो जैसे कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो दे कलेक्ट नेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स, और वहां फ्लावर से फिर वो जो उनका हाइव होता है, जो छत्ता होता है,
ठीक है, बीहाइव होता है, उसमें वो स्टोर करती हैं, फिर वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो नेक्टर बदल जाता है आपका शहद में। ठीक है, तो फिर उसी नेक्टर से ही शहद बनता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नेक्टर इज एन आइडियल फूड सोर्स। ठीक है, जो आइडियल फूड सोर्स है। और फॉर हमिंग बर्ड्स, ठीक है, एक छोटी सी चिड़िया होती है, काफी छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि अगर आप वो उड़ रही है तो आप उसको देख भी नहीं सकते। इट इज नॉट easy for us to notice hummingbirds। ठीक है, for hummingbirds need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism। तो hummingbirds को ये क्या चाहिए, incredible amount of energy चाहिए होती है अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा बना, the word incredible in the passage means। ठीक है, तो incredible का मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिसमें विश्वास नहीं किया जा सके। ठीक है, ऑप्शन 2 हमारा है फिनोमिनल। ऑप्शन 3 हमारा है ट्रेमेंडस। ऑप्शन 4 हमारा है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी एग्जॉस्ट ही ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, और ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है, काफी भारी मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इनक्रेडिबल, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको, हमिंग बर्ड्स को, टू सस्टेन देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन 3 होगा ट्रेमेंडस। ठीक है, काफी सारी। ठीक है, काफी सारी, उसको बहुत बड़ी अमाउंट में चाहिए एनर्जी, तो यहाँ पे आप ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब भी होगा somehow similar to the meaning of incredible, so we would mark option 3 as the correct option। Let's move on to the next set of sentences। Silence is also a potent tool in the communication toolbox as it adds emphasis to point, allowing time for its full significance to sink in। ठीक है, तो साइलेंस कैसा है, साइलेंस इज ऑल्सो, जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, है ना, संवाद की बात कर, संप्रेषण की बात करते हैं, कि यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो वहां पे हम जनरली वहां पे कोई बोल रहा होता है, सुन रहा होता है, बट कम्युनिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, साइलेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, और साइलेंस का रोल क्या होता है, एक पोटेंट टूल होता है। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली टूल होता है काफी कम्युनिकेशन टूल बॉक्स में। क्यों, बिकॉज इट अलाउज, इट एड्स एम्फेसिस, है ना, वो प्रभाव डालता है, एम्फेसाइज करता है पॉइंट को। ठीक है, बाई अलाउिंग टाइम फॉर इट्स फुल सिग्निफिकेंस, जो आप कहना चाह रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट को आप रख रहे हो, उसके लिए टाइम देता है ताकि जो उसका फुल सिग्निफिकेंस है वो सिंक इन कर सके, है ना, वो नीचे तक, गहराई तक उतर सके। ठीक है, तो यहाँ पे साइलेंस को एक पोटेंट टूल बताया गया है इन द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बना, द अपोजिट ऑफ पोटेंट इज। तो यहाँ पे पोटेंट का अपोजिट क्या होगा, यानी एंटोनिम क्या होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज हिडन। ठीक है, गुप्त। ऑप्शन 2 देख लेते हैं, पेटेंट। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा है वीक। ऑप्शन 4 हमारा है इनहेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंट है, पोटेंट का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली। तो यहाँ पे शक्तिशाली का जो हमारा एंटोनिम होगा, अपोजिट मीनिंग होगा, वो क्या होगा, अपोजिट वर्ड हमारा वीक होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन 3 को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, वो क्या है, साइलेंस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस एंड गॉज देयर रिएक्शंस। ठीक है, तो साइलेंस और क्या करता है, साइलेंस और क्या प्रोवाइड करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक अवसर देता है क्या करने का, टू मेक आई कॉन्टैक्ट, नजरें मिलाने का, विद द ऑडियंस, जो श्रोतागण है, एंड ऑल्सो गॉज देयर रिएक्शंस, वो उनके रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू और नॉट। तो ये भी उनके रिएक्शंस भी, वेदर दे आर इंटरेस्टेड, वेदर दे आर हैप्पी, सैड, व्हाटएवर देयर रिएक्शंस आर, तो वो रिएक्शंस आप गॉज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, पता लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बना, गिव द सिनोनिम ऑफ गॉज।
ठीक है। गॉज का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको देखते हैं पहले। ऑप्शन 1 है मेजर, ठीक है, मापना। ऑप्शन 2 हमारा है मेक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देना। ऑप्शन 3 हमारा है गैदर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज इकट्ठा करना। ऑप्शन 4 हमारा है शेयर इंफॉर्मेशन, यानी जो है सूचना को शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है, देखो मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करने का मतलब होता है कि मापना। तो मेजर एक वर्ब है और मेजर का मतलब होता है मापना, ठीक है, आंकना या मापना। यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को ही करेक्ट मार्क करेंगे, बिकॉज मेजर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड गॉज। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस जल्द से जल्द मिलते रहें। Thanks for watching the video. Have a great day ahead. We will meet again in the next video. Thank you so much.